देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, साल 2000, तारीख 10 दिसंबर। ये तब की बात है जब मुंबई के अंदर कोहरा छाया हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई चीज अच्छे से नजर भी नहीं आ रही थी। ऊंची ऊंची लाइट्स की रोशनी भी। और इसी बीच राजा नाम का एक लड़का मुंबई सिटी के अंदर मौजूद वहाँ की एक कच्ची बस्ती से निकलता हुआ वापस बस स्टैंड के लिए रवाना हुआ। वैसे तो मुंबई में काफ़ी सारे बस स्टैंड हैं। वो बस स्टैंड मुंबई की धारावी बस्ती से 13 किलोमीटर आगे ही मौजूद है। वो एक सुनसान जगह पर बनाया गया है जहाँ कोई नहीं रहता। एक लंबा चौड़ा बस डिपो बनाया गया है। राजा मुंबई की किसी कच्ची बस्ती के अंदर ठेकेदारी का काम करता था और काम पूरा होने के बाद उसे कुछ ही दिनों की खातिर छुट्टी मिली थी, तो वो अपने परिवारजनों से मिलने के लिए आज जाने वाला था। ऐसे तो इतनी जल्दी मुंबई में कोहरा छा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक तो प्रदूषण और ऊपर से ठंड के जमावड़े ने कोई सतर्कता का इस्तेमाल ही नहीं किया। राजा के हाथ पैर कांप रहे थे और अब वो एक चौल के पास से गुजरने लगा जहां पर लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे पोस्टर लगे हुए थे। ठंड का वजूद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो एक लाइट के पास रुक गया और कोहरे की वजह से अब धीरे धीरे उसके कपड़े भी भीगने लगे थे। वो उस चौल के पास इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उस अंधेरी नगरी में कुछ आवाज़ों ने उसे सतर्क कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये ध्वनि कहीं से टकराकर उसके पास लौटी है। किसी की दर्द से भरी इस आवाज़ को सुनते ही राजा के मन में अजीब ख्याल पैदा होने लगे। वैसे तो राजा एक निडर इंसान था, लेकिन कोई भी निडर इंसान उस वक्त सहम जाता है जब उसे एहसास हो कि उसके अगल बगल में कुछ अजीब है जो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी तक राजा बस उसी जगह पर खड़ा होकर इस आवाज़ को सुन रहा था और धीरे धीरे इस आवाज़ का आना बंद हो गया। लेकिन फिर जब दोबारा यही ध्वनि सुनाई दी, तब जाकर राजा इस आवाज़ का पीछा करता हुआ उस चौल के बगल से होता हुआ एक वीरान जगह पर पहुंचा जहां कबूतरों के मुंह से आने वाली ध्वनि तक सुनाई दे रही थी। एक ऐसी वीरान जगह थी जहां चारों तरफ बस एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा के कदमों की आहट गूंज रही थी, मानो यहाँ सिर्फ राजा रहता है, बाकी कोई नहीं। इतने में ऐसा लगा कि किसी ने कुएं के अंदर पत्थर फेंक दिया हो, लेकिन ये तो कोई कुआं नहीं था। फिर जब राजा थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ एक कुआं तो बना हुआ था और उस कुएं के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। राजा मुंबई की उस अंधेरी गुमनाम सी जगह में खड़ा होकर एक गहरी सी सांस खींचने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था शायद उसके ऊपर से सारा खतरा टल चुका है। लेकिन ये सब उसका वहम था। फिर थोड़ी देर और बीत जाने के बाद उस कुएं के अंदर से हाथ बाहर निकलने लगा। दिखने में किसी नॉर्मल हाथ की तरह दिखने वाला जानलेवा हाथ अपनी ठंडक से राजा को कपकपा देने में कायम था। जैसे उस हाथ ने राजा के पांव को जकड़ लिया तो राजा थर थर कांपने लगा। काफ़ी देर से जब राजा को लग रहा था कि इस कुएं के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, तो उसे लगा कि ये कुआं तो इतना शरीफ है और कितना शांत भी। मगर जब इसकी हकीकत सामने आई, तब तो राजा के हाथ और पैरों में कपकपी छूटने लगी। इससे पहले राजा कुछ कर पाता कि उसने राजा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, मगर राजा ने थोड़ा साहस जुटाया और एक पौधे की जड़ को पकड़ लिया। और अब राजा को अपने पैर में दर्द होने लगा तो वो जोर जोर से मदद की गुहार लगा रहा था। और इसी बीच किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके साथ ही वो हाथ भी ढीला पड़ने लगा। जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि एक सफ़ेद टोपी पहने उस बस डिपो का गार्ड उसके सामने खड़ा था। तभी उसने तुरंत उस गार्ड के हाथ को पकड़ लिया और तुरंत ही खड़ा हो गया। सफ़ेद टोपी पहने उस गार्ड ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें पता भी जिस कुएं के पास तुम भटक रहे हो असल में उसकी वास्तविकता क्या है? तुम्हें पता नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और बस डिपो में जाकर ही रुक जाना, क्योंकि वही तुम्हें एक सुरक्षा प्रदान करने वाला स्रोत है। उस गार्ड की बात मानते हुए राजा वहाँ से भागते हुए डिपो की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे बस डिपो का गार्ड भी धीमी गति के साथ चल रहा था। फिर करीब 10 मिनट तक चलने के बाद राजा को बस डिपो में रोशनी चमकती नजर आई और अब उसे यकीन हो चुका था कि यही वो बस डिपो है जिसके खातिर वो इतने खतरों से लड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। अब बस डिपो तक पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात उसी गार्ड से हुई जो बस डिपो के दरवाजे पर खड़ा था। ये देखकर राजा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो उसके पीछे पीछे था। राजा एक धीमे स्वर में बोला, आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे पीछे थे ना?
तो उस गार्ड ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाया और उसे बस डिपो के अंदर मौजूद कमरे में बैठने को कहा। राजा उसकी बात मानकर बस डिपो के अंदर घुस गया और उसके बाद वो गार्ड भी राजा के पीछे पीछे उस कमरे में गया और उसे कुछ बातें बताते हुए कहने लगा। जैसा कि तुमने रास्ते में कुछ अजीब चीज़ों को देखा, वैसे इस बस डिपो के अंदर भी कुछ सामान्य नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भूल से भी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, और अगर गलती में तुमने ऐसा कुछ कर भी दिया तो फिर उसका भुगतान तुम्हें अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर करना होगा। राजा हर बात को बहुत सीरियस ले रहा था। फिर उस गार्ड ने बताया कि तुम्हारे गांव जाने वाली बस रात के तकरीबन 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचेगी। यह एक फिक्स टाइम है और अगर तुम इस बस में नहीं बैठ पाए तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। ना ही तो तुम जिंदा बच पाओगे और ना ही तुम्हें मौत मिलेगी। तुम ऐसी अवस्था में रहोगे जहाँ मौत से बदतर तुम्हें इतनी पीड़ा मिलेगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इन सभी बातों को सुनकर राजा के अंदर कपकपी छूट रही थी, लेकिन उसके पास अब बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं थे। राजा ने एक बार फिर धीमे स्वर में कहा, ठीक है, और इतना बोलकर वो बगल में मौजूद एक बेड पर बैठ गया। वहाँ की हर एक चीज़ वास्तव में बड़े गहरी रात से भरी लग रही थी। राजा उन सब चीज़ों को निहारते हुए देखने लगा क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा बस डिपो था। खैर कुछ देर के बाद ही राजा की आंख लग गई और राजा को एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैर को दबोच रखा है और उसे लगातार घसीट रहा है। उसने जब अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसे सिर्फ सुनसान अड्डा ही नजर आ रहा था, जो देखने में बड़ा ही सुनसान लग रहा था। अपने आसपास खौफनाक दुनिया को देखकर उसका जी घुटने लगा। अब वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। और इतने में उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो उसकी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसी बस स्टैंड का वही सफ़ेद टोपी वाला गार्ड था। राजा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, लेकिन इससे पहले उसने राजा पर वार कर दिया। उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सी रॉड थी जो आगे से तीखी थी। तभी उसने उस रॉड को राजा के पेट में घुसेड़ दिया। राजा जोर से चीखने लगा और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बस डिपो का गार्ड अभी भी उसके सामने खड़ा था। और जैसे ही राजा ने उसे अपने सामने देखा तब जाकर उसे राहत मिली, क्योंकि यह एक उसका बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका था। तभी राजा एक गहरी सांस खींचते हुए वापस अपनी सीट से खड़ा होने लगा। तभी उस गार्ड ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरी हकीकत देख ली है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें इस रूम के अंदर बैठकर सिर्फ उन चीज़ों को देखना है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, ना कि तुम्हें नींद लेनी है। यानी कि जो मैंने अभी अभी अपने सपने में देखा था वो वास्तव में था। असल में इस बस डिपो का गार्ड किसी नॉर्मल इंसान का रूप नहीं बल्कि शैतानों की बस्ती का एक सदस्य है। वास्तविकता का पहला संकेत तो राजा को मिल ही गया था, किंतु उसके मन में अभी भी एक दुविधा थी कि क्या सच में ये गार्ड उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता या फिर ये सब झूठ है। खैर अब जब उस गार्ड ने ऐसा बोला था तो उसकी बातों पर विश्वास करना भी लाजमी सी बात थी, क्योंकि पहले भी राजा अपनी मौत और जिंदगी के बीच से बचकर आया था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और ठंड का जमावड़ा तो अपने पारे को ऊपर ही लेकर जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब रात के 2 बजने को आए थे, यानी कि करीब 30 मिनट बाद बस डिपो में पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे वक्त कटता जा रहा था और ठंड बढ़ने के साथ साथ अब वो समय भी निकट आ गया था जब रात के समय वो आखिरी बस डिपो में पहुंचने वाली थी। उस बस के पहुंचने से पहले ही गार्ड ने कहा, याद रहे वो बस कंडक्टर जहां भी उतरने को कहे वहां पर मत उतरना बल्कि अपने गांव में ही उतरना। और फिर उसने राजा को कमरे से बाहर भेज दिया और अब राजा भी उस कंडक्टर की बातों को स्वीकार करता हुआ बाहर की तरफ दिखाई देने वाली लोहे की बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठ गया, क्योंकि अब बस डिपो में पहुंचने ही वाली थी। और उस गहरी अंधेरी चादर को चीरती हुई एक रोशनी अचानक ही दीवार के ऊपर गिरती हुई नजर आई और इससे साफ हो रहा था कि बस डिपो में दाखिल हो चुकी थी। सबसे पहले जब बस का आगमन हुआ तो उसके अंदर कुछ मुसाफिर बैठे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो बस में पहले से यात्री लोग मौजूद हैं। इस बार बस एकदम सही ठिकाने पर आकर रुकी और बस के रुकते ही राजा जल्दी से भागता हुआ बस के पास पहुंच गया। उसने देखा कि बस में सिर्फ गिने चुने लोग ही मौजूद थे।
बस के कंडक्टर ने आवाज़ देते हुए कहा, जल्दी से बस में बैठ जाओ वरना बस निकल जाएगी। पता नहीं क्यों लेकिन उस बस का माहौल भी राजा को बड़ा ही अजीब लग रहा था। खैर इन बेतुकी बातों पर विश्वास न करके अब राजा बस की एक सीट पर सवार हो गया। फिर उस बस डिपो का गार्ड एक बार फिर बस के पास पहुंचा और इस बार उसने बस ड्राइवर के कान में क्या कहा वो तो राजा भी नहीं जान पाया, लेकिन कुछ गुफ्तगू होने के बाद बस वहां से चल पड़ी। बस के खुलते ही मुझे सब कुछ एकदम से अलग सा लगने लगा और चारों तरफ का माहौल मानो एक घना जंगल हो। कुछ देर के बाद ही राजा की आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लगी और उसके बाद जब कुछ पलों के बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस किसी सुनसान वीरान जगह से गुजर रही थी। और जब उसने बस के अंदर देखा तो बस के अंदर कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर उसकी नज़र उसके बगल में मौजूद एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ की त्वचा जली हुई थी और उसके अंदर से एक बड़ी ही भयानक बदबू निकल रही थी। फिर बस को एक जोरदार झटका लगा और उस झटके की वजह से बस के अंदर मौजूद उस आदमी की कंबल उसके शरीर से एकदम से हट गई। और जैसे वो कंबल उसके शरीर से हटी तो उसने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर एकदम पतला सा था। उसके शरीर पर खाल का कोई नामो निशान नहीं था। हड्डियों से निर्मित उस भयंकर शरीर को देखकर राजा के बदन में थरथराहट होने लगी। लेकिन फिर उस कंडक्टर ने राजा की आंखों के सामने अपने हाथ दे दिए और यही हाथ उसके पूरे शरीर को जकड़ने में कामयाब हुए। करीब 15 मिनट तक राजा यूं ही छटपटाता रहा, लेकिन फिर जब वो हाथ राजा की आंखों के सामने से हट गए तो राजा ने देखा कि वो अपने गांव के बस स्टैंड पर बैठा हुआ था और आज उसके साथ बस में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहा। दोस्तों उस दिन के बाद राजा को तकरीबन 4 दिन तक तेज बुखार रहा और इस बुखार के चलते राजा किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाया। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी हालत नॉर्मल हो गई, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी अकेले रात में सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।